अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट, एनालॉग एंड डिजिटल, और द लास्ट वन इज़ बिट एंड बाइट। इन तमाम चीज़ों को हम आज के जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो सेफ्टी को बहुत ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंस देनी है काम करते हुए। अगर आप सेफ्टी को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आप जो सर्किट यूज़ कर रहे हैं, हमारे केस में आर्डिनो होगा, सेंसर्स होंगे, वो तो जलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको खुद को भी नुकसान हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो पोलैरिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। पोलैरिटी से मुराद ये है प्लस और माइनस को एक्सचेंज नहीं करना। प्लस की जगह प्लस ही आपने इनपुट करना है और माइनस की जगह माइनस ही आपने इनपुट करना है। अगर इस जैक की बात की जाए तो यहाँ पर तो आपके पास तकरीबन ये एरर फ्री होगा। डेफिनेटली यहाँ पर जो आप इस जैक में आप वोल्टेज देंगे तो वो एक एक पिन के ज़रिए देंगे, तो वो जब अडॉप्टर की जो पिन है वो यहाँ पर जब आप इंसर्ट करेंगे तो वो तकरीबन जो है वो एरर फ्री होगी, क्योंकि वो जो है वो ऑलरेडी चेक्ड होती है। जो आपके पास ये पेन नज़र आ रही है पॉजिटिव वोल्ट है, और ये लोड जो है वो ग्राउंड है, वो डेफिनेटली इसी तरह से जाता है। लेकिन अगर आप पावर्ड अप करना चाहते हैं अपनी आर्डिनो को, उसके ये वी एन और ग्राउंड के जरिए यहाँ से पावर्ड अप करना चाहते हैं, तो इस केस में एरर हो सकता है। आप हो सकता है वी एन जो आपके पास पॉइंट है वहाँ पर आप नेगेटिव लगा दें और ग्राउंड की जगह आप पॉजिटिव लगा दें, तो ये इस केस में आपके पास आर्डिनो जो है वो जल सकता है। यहाँ पर कोई ऐसी ही पोलैरिटी प्रोटेक्शन कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आपने यूज़ करते हुए थोड़ा सा एहतियात करनी है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि नेवर शॉर्ट द ग्राउंड विद पॉजिटिव वोल्टेज और आयो पोर्ट विद ईच अदर। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास ग्राउंड है, ये आपके पास 5 वोल्ट है, ये 3.3 वोल्ट है, और ये ग्राउंड है। पॉजिटिव वोल्टेज चाहे वो 5 है या 3.3 वोल्ट है, जो भी हैं, उनको ग्राउंड के साथ शार्ट नहीं करना। जब ग्राउंड के साथ शार्ट हो जाती हैं तो ये शॉर्टेस्ट वे होता है करंट को मूव करने के लिए। ग्राउंड और पॉजिटिव आपस में शार्ट होते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस जो आइडियली है वो ज़ीरो हो जाती है इस केस में, और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है। तो इस केस में भी आपके पास जो है वो आर्डिनो जलने का खतरा है, और तकरीबन जल जाएगा अगर आप इस तरह का पंगा लेंगे। तो उसके अलावा अगर आपके पास पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स आप ये हमारे पास पोर्ट्स हैं और ये एनालॉग पोर्ट्स हैं। ये जो डिजिटल पोर्ट्स हैं, ये एनालॉग जो भी पोर्ट्स हैं आपके पास, इसमें भी आपने दो पोर्ट्स को आपस में कॉमन नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि हो सकता है बाय प्रोग्रामिंग आपने इन पोर्ट्स को किसी एक को हाई किया हो, किसी को लो किया हो, यानी कि लो से मेरा 0 वोल्ट की हो, किसी किसी को आपने हाई वोल्ट किया हो बाय प्रोग्रामिंग, 4 वोल्ट 5 वोल्ट उस पर आ रही हो। तो जब ये हाई वोल्ट और लो वोल्ट आपस में कॉमन होंगे तो तब भी आपके पास करंट का फ्लो हो जाएगा। करंट को मूव करने के लिए डिफरेंस ऑफ वोल्टेज चाहिए होते हैं, तो इस केस में भी आपके पास फ्लो होगा, तो आपके पोर्ट भी जल सकती है और आपका आर्डिनो भी फारिग हो सकता है। ये दोनों केसेस में भी आपने एहतियात करनी है। उसके अलावा जो अप्लाइड वोल्टेज हैं, मेरा ये मतलब एक्सपीरियंस यही कहता है कि इसकी जो एक्सट्रीम लेवल है उस तक ना जाया जाए। आप लिमिटेड रहें, 7 to 12 वोल्ट तक रहें। इवन आप 20 वोल्ट तक आप इनपुट कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि आप जो लिमिट्स हैं उसमें रहें तो ज़्यादा आपके पास जो आर्डिनो है या आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी लॉन्ग लाइफ होती है। अब जब एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स हैं वो जल्दी आपके पास फारे हो सकती हैं, या किसी केस में भी आपके पास रेगुलेटर हो सकता है या जो भी है। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप 7 to 12 वोल्ट तक ही अपने आर्डिनो को पावर दें जब इस जैक के ज़रिए दें। उसके अलावा ये कि नेवर अप्लाई द वोल्टेज ग्रेटर दैन 5 वोल्ट टू एनी पोर्ट ऑफ आर्डिनो। बट पोर्ट से मुराद ये है जो आपके पास इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, इन इन आवर केस 0 to 13, और दूसरे हमारे पास इधर ये है हमारे पास विच इज़ A0 to A5 एनालॉग इनपुट आउटपुट, और इसी तरह से आपके पास डिजिटल इनपुट आउटपुट। तो इधर आपने 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देनी है, ठीक है। ये भी आपने एहतियात करनी है क्योंकि ये 5 वोल्ट ही सपोर्ट कर सकती हैं, सपोर्ट कर सकती हैं। 5 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो आपका सपोर्ट भी जलेगी और आपके पास जो कंट्रोलर है वो भी उड़ जाएगा। द अदर थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू नॉट चूज द ऑन बोर्ड पावर फॉर अदर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। चाहे वो मॉड्यूल्स हैं या मोटर्स हैं, तो उनको आप कोशिश करें कि आप आर्डिनो बोर्ड से आप उनको पावर ना दें। जैसे ये पहले केस में आपके पास स्टेपर मोटर, आप इसको रन करना चाह रहे हैं, मैं जस्ट पावर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप उसको एक सिग्नल देते हैं जिससे वो मूव करती है, लेकिन पावर भी आप ऑन बोर्ड दे रहे हैं, यानी कि आर्डिनो के बोर्ड से ही आप उसको पावर दे रहे हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ना करें। उसमें यह है कि मोटर्स और इस तरह के बहुत से मॉड्यूल जो हैं उनको करंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। जब करंट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा तो उस केस में भी आपके पास जो रेगुलेटर है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो भी ख़राब हो जाता है, जल जाता है। तो इट इज़ बेटर आप सिग्नल बेशक दें उन डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। डेफिनेटली आपने सिग्नल तो देना है या रिसीव करना है,
तो वो तो आप करेंगे ही पोर्ट से, लेकिन जो पावर देने की बात है तो आप एक्सटर्नल पावर यूज़ करें। जब एक्सटर्नल पावर यूज़ करेंगे तो एक चीज़ का बस ख्याल करना है कि ग्राउंड को ग्राउंड के साथ कॉमन करना है। तो ये आपके पास बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, किसी भी आप मॉड्यूल को, मोटर्स को, या कोई भी आपके पास जो चीज़ इंटरफेस करनी है आपने आर्डिनो के साथ, उसको पावर एक्सटर्नल दें। और जब भी पावर एक्सटर्नल दें तो ग्राउंड को कॉमन करें। जब ग्राउंड नहीं कॉमन करेंगे तो आपके पास ये जो सिग्नल है, कंट्रोल्ड सिग्नल, उसको आपके पास जो मोटर या मॉड्यूल्स हैं वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। इस सिग्नल को अंडरस्टैंड करने के लिए उनको ग्राउंड का काम होना बहुत लाजमी है। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ इनपुट एंड व्हाट इज़ आउटपुट। इनपुट की बात की जाए तो आप किसी भी डिवाइस को आप इनपुट देती हैं, उसका प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद आपको आउटपुट मिल जाती है। आपके केस में फॉर एग्जांपल घरों की बात करते हैं, आप स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन जब करते हैं वो आपके पास इनपुट है, और उसके करस्पॉन्ड आपके पास जो अप्लाइंसेज है वो ऑन होती हैं, जैसे पंखा है, लाइट है, तो वो आपको एक प्रोसेस के बाद आउटपुट मिल जाती है। अब कोई भी जो इनपुट है या आउटपुट है हमारे केस में आर्डिनो को जब जाएगी, तो आर्डिनो को इनपुट जब जाती है तो उसको वो इन करके उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस किस रिस्पॉन्ड करता है, वो आपने जो प्रोग्राम किया होता है, जो प्रोग्रामिंग की होती है। इनपुट क्या हो सकती है, सेंसर्स इनपुट हो सकती है, और ये इनपुट इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज होगी। उन वोल्टेज को ये रीड करेगा, 0 और 1 की फॉर्म में रीड करेगा। ठीक है, वो इट कैन बी एनालॉग इनपुट, इट कैन बी डिजिटल, उस बारे में अभी बात नहीं करते, लेकिन जो ही उसको इनपुट मिलती है वो प्रोसेस कैसे करता है, प्रोसेस आपने जो प्रोग्राम किया होता है प्रोसेस करके फिर आपको वो आउटपुट कर देता है। अब हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट डिवाइसेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। क्या आया कि जो इनपुट डिवाइस है वो एब्सोल्यूट इनपुट है या रिलेटिव इनपुट है। तो अगर आप माउस को देखें तो हमें तो यही बचपन से आज तक यही लेकर सुनते रहे हैं कि दिस इज़ इनपुट डिवाइस, देन सीपीयू इज़ योर प्रोसेसिंग यूनिट, और उसके अलावा जो आपके पास मॉनिटर जो है वो आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है। इस तरह से आपके पास जो अदर क्या कहते हैं, प्रिंटर्स हैं या लाइक दैट, वो आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। लेकिन कोई भी डिवाइस, अगर मैं माउस की बात करूँ तो ये एब्सोल्यूट इनपुट नहीं है, ये एट द सेम टाइम ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट भी है। अब मैं कैसे बात करूँ कि देखें, अगर इसमें अगर हम ऑप्टिकल सेंसर की बात करते हैं तो वो ऑप्टिकल सेंसर इसके लिए, इस माउस के लिए जो है वो इनपुट है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है जो उसको प्रोसेस करती है। उस प्रोसेस के बाद आपके पास जो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहे होते हैं, इस तरह से कर्सर शो हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक माउस भी आप एट द सेम टाइम वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, लेकिन वो इनपुट रिलेटिव टू योर कंप्यूटर है, और वो अगर आउटपुट की बात करें रिलेटिव टू इट्स ऑप्टिकल सेंसर। सेम केस में अब आप अगर फर्दर प्रिंटर की बात करें तो वो एक आउटपुट डिवाइस है लेकिन रिलेटिव टू योर कंप्यूटर। लेकिन इट्स सेल्फ इसमें बात करें तो जो कंप्यूटर से जो आपके पास इसको आ रही चीज़ें, उसको वो इनपुट हो रही हैं, वो उसको प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट करता है। तो वो जो सिग्नल आपके पास कंप्यूटर से इसके लिए आ रहा है तो वो इनपुट हो रहा है, इनपुट आ रहा होता है और फिर उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट करता है। सो आपके पास इस तरह से बहुत सी सेंसर्स हैं, अदर थिंग्स हैं, वो रिलेटिव इनपुट हैं या रिलेटिव आउटपुट हैं किसी भी करस्पॉन्ड। एब्सोल्यूट इनपुट हम नहीं कह सकते हैं कि वो जो डिवाइस है वो एब्सोल्यूट इनपुट है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट को थोड़ा सा इस तरह से आप अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहें, फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग ऑन फर्स्ट फ्लोर, तो मैं 13 फीट की हाइट पर हूँ रिलेटिव टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एक पर्सन जो है वो मेरे जस्ट साथ खड़ा है, तो उस केस में हमारे पास जो मैं उसके रिलेटिव जो है वो ज़ीरो लेवल पे हूँ। तो मेरी जो हाइट है वो रिलेटिव टू द ग्राउंड तो 13 फीट है, लेकिन रिलेटिव टू द पर्सन विच इज़ जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी इज़ ज़ीरो पोजिशन। सो इस तरह से दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव और एब्सोल्यूट, लाइक दैट। ये हमारे पास वो प्रिंटर की बात हुई है, फिर वो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो कलरिंग करेगा, उसकी मोटर्स रन करेंगी, लाइक दैट, फिर उसकी करस्पॉन्ड आपको आउटपुट मिलेगी। अब आर्डिनो की बात करते हैं तो बहुत से सेंसर्स हैं हमारे पास, बहुत से सेंसर्स हैं। आर्डिनो का काम ही एक्चुअली ये है कि सेंसर से इनपुट लेता है, उनको प्रोसेस करता है, उसकी करस्पॉन्ड आपको वो आउटपुट करता है। अब सेंसर्स हैं क्या, सेंसर अगर हम बॉडी की बात करें तो वी हैव अ विजन, टच, स्मेल, टेस्ट एंड हियरिंग, मैनी मोर सेंसर। अब ये तमाम के तमाम सेंसर्स काम क्या करते हैं, सेंस करने के बाद सिग्नल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपकी ब्रेन को जाते हैं, वहाँ पर प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस आपको आउटपुट मिलती है। ये प्रोसेस क्या होता है कि आपका ब्रेन ट्रेंड होता है, हमारे केस में वो प्रोग्रामिंग होगी, यहाँ पर हमारे पास ब्रेन क्या है वो प्रोग्राम हुआ होता है, जो बचपन से आप
आपके टीचर्स, पेरेंट्स और आपकी जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से अडॉप्टेशन है, सब उस तमाम की तमाम आपके ब्रेन में क्या होती है, प्रोग्राम हो चुकी होती है, ट्रेन हो चुकी होती है। आपको बताया जाता है डिफ़ा से, जब भी गर्म चीज़ को हाथ लगाएँगे तो आपने पीछे करना है। जब भी आपको गर्मी महसूस होगी ज़्यादा आपकी बॉडी को, तो आपने हाथ पीछे करना है। आपको ये बताया गया कि ये वाला टेस्ट जो है एक्सेप्ट करना है, ये नहीं करना। आपको बताया गया इतनी ब्राइटनेस को एक्सेप्ट करना है, इतनी नहीं करनी। तमाम की तमाम चीज़ें, इस तरह की स्मेल आई तो आपने लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, या लाइक दैट। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी ब्रेन में प्रोग्राम हो चुकी होती हैं। अब जो ही सेंसर वो इनपुट देते हैं ब्रेन को, ब्रेन उससे करस्पॉन्ड आपको एक्शन करवाता है। अब रियल टाइम में सेंसर कैसे काम करते हैं, उसमें आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास सेंसर जो है वो डिफरेंट कंडीशन के करस्पॉन्ड रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, और रेजिस्टेंस के करस्पॉन्ड उनकी वोल्टेजेस चेंज होते हैं, और उस वोल्टेजेस को, चेंज इन वोल्टेज को आपका जो कंट्रोलर है वो ऑब्जर्व करता है, और उसके करस्पॉन्ड आपकी जो कोडिंग हुई होती है वो एक्शन लेता है। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं, ये हमारे पास एक केस है कार का, जिसमें बहुत से सेंसर्स इंस्टॉल्ड होते हैं आजकल तमाम तर गाड़ियों में। ये कॉमनली ये यूज़ होते हैं, जैसे आपके पास प्रेशर सेंसर है जो कि टायर का प्रेशर बताएगा, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली विद विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर चेंज होगी। इस तरह से आपके पास ये इंफ्रारेड सेंसर है जो कि या रडार सेंसर है, ये आपके पास किसी भी ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस के लिए यूज़ होगा। इंफ्रारेड ट्रांसमीटर होगा, रिसीवर होगा, लाइक दैट। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स भी इस तरह से इंस्टॉल होते हैं इसमें, जिसमें भी एक ट्रांसमीटर होगा, रिसीवर होगा, वो भी कुछ हर्डल या पार्किंग के लिए कुछ यूज़ हो सकते हैं। फ्यूल सेंसर है जो कि फ्यूल का बताता है कि फ्यूल आपके पास कम हो गया है या टैंक फुल हो गया है। रेयर कैमरा है। एसी सेंसर है जो ऑटोमेटिक एसी को ऑन ऑफ करवाता है। जीपीएस सेंसर आपकी लोकेशन पोजीशन बता रहा होता है। और इस तरह से माइक्रोफोन है, मैनी मोर सेंसर्स आपकी गाड़ी में इंस्टॉल होते हैं। ये तमाम के तमाम सेंसर सराउंडिंग डेटा लेकर वो कंट्रोलर को देते हैं। कंट्रोलर विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम जो कि उसमें हुआ होता है कोडिंग, उसके करस्पॉन्ड वो एक्शन लेता है। फॉर एग्जांपल प्रेशर सेंसर उसको बताता है कि फ्रंट टायर में प्रेशर कम है, तो वो फिर एक अलार्म जनरेट कर देगा, जिससे ड्राइवर को ये पता चल जाएगा कि मुझे हवा भरनी है। इस तरह से पार्किंग सेंसर उसको अलार्म देगा कि योर व्हीकल इज़ वेरी क्लोज टू हिट समथिंग, तो वो उस तरह से ड्राइवर को वो भी एक अलार्म मौजूद हो जाए, वसूल हो जाएगा, जिससे वो क्या करेगा, अपनी पार्किंग को उस हिसाब से गाड़ी को उस तरह से पार्क कर देगा, लाइक दैट। हमारे पास डिफरेंट सेंसर्स हैं, जैसे हमारे पास रोटरी पोटेंशियोमीटर है। ये आपके पास इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी आप जब जो ही रोटेट करेंगे, तो उसी पर स्मार्ट की रेजिस्टेंस चेंज होगी। फिर हमारे पास मोमेंट्री पुश बटन है। पुश बटन ऑन ऑफ के लिए यूज़ हो सकता है, आप किसी काम के लिए पुश करेंगे तो चीज़ ऑन हो गई आप। फिर फोर्स सेंसिंग रजिस्टर है। इसकी जो रेजिस्टेंस है, फोर्स डालने के करस्पॉन्ड इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, तो इसको उस तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर LDR है। इसकी रेजिस्टेंस जो चेंज होती है वो लाइट के पढ़ने पे होती है, लाइट डिपेंडेंट होता है। फिर हमारे पास ट्रिपल एक्सेलरोमीटर है। ये बेसिकली जो है वो ओरिएंटेशन बताने के लिए सेंसर यूज़ होता है। नॉर्मली ये मोबाइल वगैरह में भी होता है, तो इसको आप किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, रोबोटिक्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक नॉर्मली आप देखेंगे गेमिंग कंसोल में भी यूज़ होती है, तो इसको आप इस पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप इंटरफेस कर सकते हैं। माइक्रोफोन साउंड सेंसर है। आपकी साउंड के करस्पॉन्ड इसकी वोल्टेज रेजिस्टेंस चेंज होगी, जिसको आप रिकॉर्डिंग या उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव अनदर टच सेंसर। टच सेंसर जो है वो ये बताएगा कि कुछ चीज़ टच हुई है कि नहीं, ये आप इन कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। प्रोटीन इंकोडर है। ये थोड़ा डिफरेंट होता है। ये आप मोस्टली जो है उन एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे मोटर्स की रोटेशन वगैरह फाइंड करने के लिए, और इसको यूज़ कर सकते हैं रोटीन इंकोडर को। उसके अलावा जो हमारे पास हैं अदर सेंसर्स में आ जाता है अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर है। इससे आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, साउंड के करस्पॉन्ड ये डिस्टेंस आपको बताता है। ये भी इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको यूज़ करेंगे। दैन टेम्परेचर सेंसर है, नाम से ही वक्त पता चल रहा है कि टेम्परेचर फाइंड करने के लिए। दैन टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी सेंसर आपको मिलेगा। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आप दोनों चीज़ें आप इस सेम सेंसर से यूज़ कर सकते हैं। दैन इंफ्रारेड सेंसर है। ये भी आप पोजिशनिंग या डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंफ्रारेड सेंसर, ट्रांसमीटर, रिसीवर दोनों इसमें होते हैं। अदर थिंग जो हमारे पास हैं, वो हमारे पास पीछे इनपुट डिवाइसेस थी, अब ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उसके स्मार्ट आपके पास LEDs हैं, RGB LEDs है, मैनी मोर अदर हैं। LED को आप नॉर्मली जो LED है उसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी आप
डिजिटल पोर्ट के साथ लगा लें, आर्डिनो के प्रोग्राम कर दें 01, तो वो आपको ऑन ऑफ कर देगी। फिर RGB या डिफरेंट कलर अगर आप देखना चाहती हैं स्पेशल टाइप LED की, तो आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कलरिंग में आपको ये आउटपुट बता देगा। बजर है, बजर को एज आउटपुट यूज़ कर सकते हैं, बी प्रोड्यूस करेगा आपके पास। स्पीकर थोड़ा सा बजर से एक एडवांस लेवल है, मुख्तलिफ किस्म के साउंड जनरेट करवा सकते हैं, ये भी आउटपुट के तौर पर यूज़ हो सकता है। उसके अलावा वो LED आपके पास डिस्प्ले है, इसमें आप प्रॉपर एक डिस्प्ले के तौर पे आप आउटपुट कर सकते हैं। लेकिन LCD डिस्प्ले जो है इसमें जस्ट आप कुछ न्यूमेरिक चीज़ें लिखवा सकते हैं या लाइक दैट ABC भी लिखवा सकते हैं, लेकिन ये OLED की तरह डिस्प्ले नहीं है। दैन 7 सेगमेंट है, 7 सेगमेंट में आप 0 से जो 9 तक हैं डिफरेंट नंबर जो हैं वो उनको लिख सकते हैं। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कम्बिनेशन ऑफ LEDs है। तो किसी फॉर एग्जांपल हमने ये F लिखा हुआ है, तो आपने ये LED मतलब ऑन कर दी, दूसरी LED ऑन कर दी, तीसरी चौथी तरह से ऑन की, तो आपका F बन गया। इस तरह से अगर आपने 0 लिखना है तो वो सेंटर वाली है उसको ऑफ कर देंगे और बकाया को ऑन कर देंगे। इसको भी हम बाय प्रोग्रामिंग इन चीज़ों को इंटरफेस करके देखेंगे। डॉट मैट्रिक्स है डिस्प्ले है, ये 7 सेगमेंट से थोड़ा डिफरेंट होता है। नॉर्मली आपने शॉप्स के बाद देखा होगा स्क्रॉलिंग मैसेजेस होते हैं, एनी करेक्टर्स पे आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। 7 सेगमेंट में आप एक लिमिटेड करेक्टर आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल के, इसको भी हम इंशाल्लाह यूज़ करके देखेंगे डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले को। उसके अलावा हमारे पास मोटर्स आ जाती हैं। सबसे डीसी मोटर है, डीसी मोटर या क्लॉकवाइज मूव करेगी या एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड्स ऑन उसके पास आपने पॉजिटिव वोल्टेज दी है या नेगेटिव वोल्टेज दी है, या रिवर्स कर दिया तो उल्टा तो चलने लग जाएगी। सर्वो मोटर जो है हमारे पास कंट्रोल मोटर है, स्टेपर मोटर भी हमारे पास कंट्रोल मोटर है। ये स्टेपर मोटर इज लाइक डीसी मोटर, लेकिन इसकी बात करें तो ये हमारे पास जो है वो स्टेप्स में मूव करती है। सर्वो मोटर जो है वो प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करती है, लेकिन डीसी मोटर जो है बस वंस आप वोल्टेज देंगे तो वो चलने लग जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस थी जो इंशाल्लाह इंटरफेस करेंगे, और बहुत सी डिवाइसेस होंगी जिसको बात के साथ साथ हम लोग आर्डिनो के साथ इंटरफेस करके देखेंगे। एनालॉग और डिजिटल को अंडरस्टैंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने देखा कि आर्डिनो में हमारे पास डिफाइंड पोर्ट्स हैं डिजिटल के लिए, डिजिटल इनपुट और आउटपुट के लिए। इस तरह हमारे पास एनालॉग के लिए भी एक डिफाइंड पोर्ट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसको यूज़ करने से पहले हमें इन दोनों जो इनपुट्स हैं इनका हमें फ़र्क भी पता होना चाहिए। नॉर्मली जो हम लोगों ने इससे पहले आप लोगों ने भी यही सुना होगा, थोड़ा सा उसको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि कंटिन्यूस वैल्यूज़ को आप एनालॉग सिग्नल कहते हैं, लेकिन कुछ पैड डिफाइंड जो लेवल्स हैं उनको हम डिजिटल कह देते हैं। कि एनालॉग सिग्नल को भी ख़ास लेवल्स में डिफाइन कर दिया जाए तो डिजिटल कहते हैं। बाय नेचर एवरीथिंग इज़ एनालॉग। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट योर सराउंडिंग, आप वेदर की बात करें तो ऐसा नहीं होता कि गर्मी से सर्दी हो जाती है। गर्मी और सर्दी के दरमियान इनफाइनाइट लेवल्स ऑफ टेम्परेचर हैं जो उस गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी करते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन से रात हो जाती है। दिन और रात के दरमियान जो टाइम का जो स्पैन है वो इनफाइनाइट लेवल्स हैं। आप उसको घंटों को, मिनट्स मिनट्स को, सेकंड सेकंड्स को, मिली सेकंड को, माइक्रो, नैनो और जितना मर्जी सब डिवाइड करते जाएँ, तो इसका मतलब इनफाइनाइट लेवल ऑफ टाइम है दिन से रात होने तक। और इस तरह से टेम्परेचर का चेंज होना भी ऐसा नहीं है कि 10 से जो है 20 सेंटीग्रेड या 20 से 30 हो गया या 30 से, ऐसा नहीं, जंपिंग नहीं होती है। तो ये कंटिन्यूस वैल्यूज़ हैं, लेकिन इन कंटिन्यूस वैल्यूज़ को हमें फिर डिजिटली डिफाइन करना पड़ता है ताकि हमारे पास जो सिस्टम है उसको रीड कर सकें। जैसे ये आपके पास एक सामने एग्जांपल है, आपके पास ये वॉल क्लॉक है। तो आप कोई भी बंदा अगर ये इसकी अगर मैं घंटों वाली सुई या मिनट्स वाली जो आपके पास सुई है उसकी बात करें, तो कोई बंदा छोटी से नहीं कह सकता कि हमारे पास लेट्स सपोज इस टाइम जो है 2:20 हो गए हैं, ये जो सुई है थोड़ी सी आगे भी है, अब वो कितने सेकंड कितने माइक्रो सेकंड वो नहीं बता सकते। इस तरह से आपके पास जो एनालॉग वैल्यूज़ हैं इसकी इन्फिनाइट वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। ये आपके पास एक मीटर है विच इज़ योर वोल्ट मीटर। तो इसमें भी आप 0 से 1 के दरमियान इनफाइनाइट लेवल है। जस्ट इन पॉइंट्स को ना देखें, इन पॉइंट्स के भी सब पॉइंट्स करें, सब पॉइंट्स के भी सब पॉइंट्स करें, तो वी हैव अ इनफाइनाइट लेवल्स बिटवीन 0 एंड 1 वोल्ट, 1 एंड 2 वोल्ट। सिमिलरली 1 से 2 बजे तक, 2 से 3 बजे तक हमारे पास इनफाइनाइट लेवल ऑफ टाइम। दिस इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस सिस्टम। हमारे पास ऐसा नहीं होता 1 से 2 पर जंप नहीं मारता, पूरे एक तरतीब से आ रहा होता है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास वोल्टेज 0 से 5 जंप मारते हैं, तो एक तरतीब से जाते हैं। 0 से 5 होने के लिए इन्फिनाइट लेवल चाहिए। उसको हम डिजिटली हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं, डिजिटली इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि ईजी टू इंटरप्रेट हो, ईजी टू एक्सप्लेनेशन हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो। इसलिए हम उनको डिजिटली हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, डिजिटली व्यू उसका देख लेते हैं। अब जैसे कि मेरे जैसे माउथ से सिग्नल जो निकल रहा है इन फॉर्म ऑफ वॉइस, उसको जो मेरा रीडर है विच इज़ लैपटॉप, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एम्पलीट्यूड में वो शो भी कर रहा है। एक्चुअली ये जो एम्पलीट्यूड चेंज हो रहे हैं ये स्ट्रेंथ ऑफ द जो साउंड है उसके करस्पॉन्ड चेंज होते हैं। अब एक्चुअली सिग्नल होता क्या है, सिग्नल एक मैसेज होता है
अब वो टाइम वेरिइंग सिग्नल होता है जो टाइम के साथ चेंज होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एम्पलीट्यूड है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड कंटेन्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे केस में इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में ये जो टाइम वेरिइंग सिग्नल है ये वोल्टेज वेरी करेगी एक्चुअली। एक ट्रांसमीटर होगा, एक रिसीवर होगा, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा, रिसीवर उसको रिसीव करके इंटरप्रेट करेगा। तो अमूमन ये हमारे पास जो कम्युनिकेशन का वे है वो वायर्ड होता है और ये वायरलेस भी हो सकता है। अब जो टाइम वेरिंग सिग्नल है क्योंकि वो हमारे पास वोल्टेज है, जो वोल्टेज का चेंज है उसको आपके पास ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में पता होता है। द चेंज इन वोल्टेज, जिस अमाउंट ऑफ वोल्टेज चेंज हो रही है रिसीवर को पता है इतनी अमाउंट ऑफ वोल्टेज चेंज का ये मतलब है। ठीक है, तो वो आपस में दोनों चीज़ें जो होती हैं वो सिंक्ड होती हैं और डेफिनेटली कम्युनिकेशन, बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को जो है वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना लाजमी है, एक जैसे लेवल्स को अंडरस्टैंड करना लाजमी है, उनको पता होता है इनकोडर डिकोडर ट्रांसमीटर रिसीवर ईच एंड एवरीथिंग जो वो सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ और लिसनर जो है वो अदर सिग्नल अदर साउंड में बात करना चाहता है, तो वो मेरी बात को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, किसी अदर लैंग्वेज में जो है वो मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। अब वो वोल्टेज वेरिंग जो सिग्नल है हमारे पास उसको देखते हैं। इसमें देखें तो हमारे पास जो सिग्नल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रहा है और ये बिल्कुल इस तरह के सिग्नल है, एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह से ही उसका चेंज हो रहा है। तो ये आपके पास एनालॉग सिग्नल है, इसके बहुत से लेवल्स हैं। अगर आप बात करें तो 120 टू -120 मैनी मोर आपके पास लेवल, लेकिन डिजिटल की बात करते हैं तो आपको दो लेवल मिलते हैं, या ज़ीरो या वन। वन मीन्स 5 वोल्ट, ये डिजिटल हमारे पास सिग्नल आ जाएगा। इसमें आपके पास भी वोल्टेज के जो लेवल्स हैं वो ही डिफाइंड होंगे, एक हाई और एक लो वोल्टेज होगा। हमारे पास एक एग्जांपल है एनालॉग और डिजिटल की। जैसे हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर है, ये आपको रोटेट करने से एनालॉग आउटपुट देगा। सिमिलरली डिजिटल जो है हमारे पास स्विच है, ये ऑन ऑफ आपको देगा। एनालॉग पोटेंशियोमीटर को आप इंटरफेस करेंगे एनालॉग पोर्ट्स के साथ, विच इज़ A0 A1 A2, और डिजिटल जो है आपके पास इस तरह से ये 0 1 दे रहा है, इसको डिजिटल पोर्ट्स के साथ यूज़ करेंगे। बहुत से सेंसर हैं मॉड्यूल के साथ जो आपको एनालॉग और डिजिटल आउटपुट दोनों के ऑप्शन देंगे। आपको डिजिटल चाहिए तो डिजिटल पोर्ट के साथ जोड़ेंगे, इंटरफेस करेंगे, और अगर एनालॉग आउटपुट चाहिए तो उसको आप एनालॉग पोर्ट्स के साथ इंटरफेस करेंगे। हमारे पास बिट्स और बाइट्स, बाइट क्या होता है एक्चुअली, ये आपके पास डेटा मैनिपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है। हम कहते हैं हमारे पास 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, तो इसका मतलब है वो एक टाइम पे आपके पास 8 बिट्स को डील कर सकता है। अब नंबर ऑफ जब बिट्स को बढ़ाते हैं तो आपके पास डेटा भी उतना ज़्यादा सेव या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस ये कुछ बाइनरी नंबर्स हैं, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, लेकिन ये कोर्स का ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लें। आप इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते जाएँ, 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, और ऊपर जितने भी आपके पास मल्टीप्लायर हैं ज़ीरोज़, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू आपको 0 आएगा। अगर सारे के सारे हमारे पास 1 हैं, उसको अगर आप 2 रेज़ पावर 0, 2 रेज़ पावर 1 और 2 रेज़ पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट मिलेंगी। तो सिमिलरली ये कन्वर्जन भी आप कह सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड बाइनरी कन्वर्जन भी कह सकते हैं। आप बाइनरी नंबर्स को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं डेसिमल से। तो जब सारे आन होंगे तो आपको इनको मल्टीप्लाई बाय 1 करते जाएँ, और आखिर में ऐड भी करना है सर। 2 रेज़ पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 रेज़ पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 रेज़ पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 रेज़ पावर 3 इंटू 1, सबको मल्टीप्लाई करने के साथ-साथ ऐड करेंगे तो आपको 255 मिलेगा। इसका मतलब है कि आप 255 वैल्यूज़ इसमें सेव कर सकते हैं, या टू डिफरेंट 255 वैल्यूज़ इसमें सेव हो जाएँगी। दिस इज कॉल्ड बिट और बाइट कह सकते हैं। बाइट क्या, आपके पास 8 बिट्स मिलके आपको 1 बाइट देगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास बाइट की कन्वर्जन किलो बाइट्स में है, किलो बाइट से फिर मेगा बाइट्स है, मैनी। आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी कोडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, तो साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे ये फ़ायदा होगा। आर्डिनो की कोडिंग तो आपको आएगी आएगी, और आपको C++ भी आ जाएगी, जो कि आपको एक लेवल आगे ले जाएगी। जब इंशाल्लाह हम लोग C++ सीखेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, या हम पाइथन की तरफ जब इंशाल्लाह मूव करेंगे तो उस केस में भी आपको कोडिंग की बेसिक लेवल जो है वो ऑलरेडी आप लोग कवर कर चुके होंगे। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर इस चीज़ का कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।